हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 66। अहमद उसकी कॉल तक पिक करने के बाद और इरफा ये सोच रही होती है कि अहमद अब उससे बात ही नहीं करना चाहता। शायद वो उस रिलेशनशिप में अब इंटरेस्टेड है ही नहीं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। और फिर इरफा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फराज से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। फ़राह, मैंने अहमद को कॉल किया और उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था? मैं अहमद से बात कर रही थी, फिर उसकी कॉल आ गई थी, फिर वो बात करने चला गया था बाहर और तब तक मैं तेरे घर आ गई थी। ये तूने क्यों किया इरफा, जब तुझे पता था कि तू बात कर रही है? फिर तूने ऐसा किया? हाँ यार, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तू क्या ही कर सकती है डियर। अब उस शख्स को गुस्सा आ चुका है और तू तो जानती है बॉस को गुस्सा कैसे। तो अब और बात दरअसल ये नहीं है, इरफा उसे भी बातों का पूरा टोकरा बताने शुरू हो जाती है। फराज जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे लगता है कि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और अब शायद इन बातों को समझाने का इतना वक्त भी ना हो। मैं अगर उस पोजीशन में होती तो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी इरफा, लेकिन मसला ये है कि अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इरफा बहुत ज़्यादा सैड होती है और फराज से कहती है कि हो सकता है कि वो फ़्लाइट में हो, इसलिए उसे फ़ोन बंद करना पड़ा हो। अहमद साहब जैसे ही वहाँ अपने भाई घर जाते हैं, अपने दादा वालों के घर, तो वहाँ उनके चाचा जी उनसे मुखातिब होते हैं और अहमद अपने चाचा भाई वालों की फ़ैमिली से मिलने जा रहा होता है। तो वहाँ उनसे बातें करते करते जब वो खाना खा रहा होता है तो उन्हें याद आता है कि उनका फ़ोन, और तब अहमद अपना फ़ोन जब ऑन करता है तो वो देखता है कि उसे 25 कॉल्स मौसूल हो चुकी थी और जब वो चेक करता है खाने के बाद, वो 25 की 25 कॉल इरफा की तरफ से होती है। फिर जब वो सोचता है कि मैं इरफा को कॉल करता हूँ, लेकिन सडनली उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है जो अहमद इरफा की कॉल पिक नहीं करता। फिर जब उस फ़ोन ऑन करने के बाद भी इरफा 3 मरतबा और कॉल करती है तो अहमद वो लास्ट वाली तीसरी कॉल पिक करता है और बड़ा संजीदा होकर उससे कहने लगता है, जी तुमने कॉल किया अभी? मैंने तो क्या, देखो इरफा, यहाँ मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, बातें बनाने या फिर मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। तुम बताओ, तुमने कॉल की? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जो बोलना है जल्दी बोलो। अच्छा, आप इतना बिज़ी हो? जी मैं बहुत बिज़ी हूँ। क्यों, कोई मसले की बात है? नहीं, पर वर्ड छोड़ो, जब मैं आऊँगा तो हो सके बात हो पाए, वरना मुझे तो लगता है कि ये जो मैं काम करने आया हूँ शायद 6 महीनों में ना हो, 1 साल तक लग जाए। आप 1 साल तक वापस नहीं आओगे? अहमद इरफा की इन बातों से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इरफा उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो बकौल उसके बाबा के, अगर आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो वो वहाँ से फ़ौरन ही चला जाएगा। इरफा देखो, तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो और बाबा ने भी कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तो तुम्हारी खुशी तो तुम्हारी फैमिली में है, मेरे साथ तो तुम खुश हो नहीं। जब मैं आऊँगा अपनी सारी डील्स फाइनल करके, तो तब हम अपने रिश्ते को फाइनल एक्चुअली करना क्या है के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इरफा तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। वो तो उससे ये बोलना चाह रही थी कि तुम अचानक क्यों चले गए। अहमद ने सीधा उस पर ये बात बिजली की तरह गिरा दी थी कि अब वो उस रिश्ते का फुल एंड फाइनल फ़ैसला करने वाला था, जबकि इरफा इस फैसले से बिल्कुल राज़ी नहीं थी। अहमद, आप इस रिश्ते पे रहना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है। इरफा जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी भी स्टाफ के साथ चलती है, मतलब बैलेंस होना चाहिए। रिश्ते में भी हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं ना, वो बैलेंस करके आपस में चलते हैं। जब तुम मुझ पर इन्हिसार करना ही नहीं चाहती, जब तुम मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहती, इवेंचुअली तुम्हें तो मेरे साथ रहने में भी कोई दिलचस्पी नहीं इरफा, तो फिर मैं इस रिश्ते को कितना घसीट सकता हूँ? मुझे भी तो खुश रहने का हक़ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हें ना तो मेरे प्यार की फ़िक्र थी, ना मेरे खुलूस की। यार तुम भी अपनी जगह इरफा बहुत सही हो, लेकिन एक बात तुम बता सकती हो कि एक इंसान को तुम बार बार करीब आके के दिखा रही हो, यार मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट किए जा रहा है, बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तुम कैसा फ़ील करोगे डियर? इरफा को अपनी गलती का बखूबी अंदाज़ा हो रहा होता है
अब उसे अपनी अम्मी की बात याद आ रही होती है कि बेटा, एक मर्द को तुम जितना ही डिग्रेड करोगी वो शख्स उतना ही तुमसे दूर चला जाएगा। और वैसे भी तुम लोगों की शादी हो चुकी थी, तुमने जिस तरह बिहेव किया है इस तरह कोई और भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन इस शख्स का इतना ज़र्फ है कि अभी तक इसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। आज तक किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में इसने तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मारा, फिर भी तुम्हें लगता है कि यह शख्स बुरा है। हो सकता है तुम्हारा सही और गलत के बारे में ओपिनियन अलग हो और इसका अलग हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है बेटा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो। इरफा को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और फिर अहमद कॉल बंद कर देता है। अहमद बेटा यहाँ तो आना, तुम्हें से बात करनी थी। किस चीज़ के बारे में चाचा जी? और खेत के बारे में। सही है चाचा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा चाय बनवा लेना, मैं ना रात को चाय पीते पीते हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके। अहमद फिर कॉल बंद करके चला जाता है। इरफा हम इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, ठीक? अल्लाह हाफिज़। इरफा की बात सुने बगैर अहमद उसके चेहरे पर कॉल बंद कर देता है और इरफा को इस बारे में बहुत बुरा लगता है अम्मी की बातें सही थी, आखिर वो कितना ही बर्दाश्त करता। इरफा इसी चक्कर में बहुत सैड हो जाती। क्या हो बेटा, तुम्हें खाना नहीं खाना? अम्मी भूख देखिए। इरफा फ़ोन उठाए, अपना मूड ऑफ किए बैठी हुई होती है। अहमद अपने चाचा से कुछ खेत के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। जब उनकी सारी कॉन्वर्सेशन रात को 10:15 ख़त्म हो जाती है तो अहमद फिर वॉशरूम चला जाता है। इरफा वहाँ यही सोच रही थी कि इंसान एक पल में कैसे बदल सकता है। वो तो मुझसे मोहब्बत का दावेदार हुआ करता था, वो तो मेरे बिना एक पल तक नहीं जी सकता था। आज वो मेरे से इतना दूर चला गया और मेरे से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि पता नहीं मैं कौन हूँ। इरफा बहुत ज़्यादा सैड थी और अहमद उसे मज़ीद सैड किया जा रहा था। शायद इरफा को लग रहा था कि अहमद की नज़रों में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इरफा बहुत शायद जानने लगी थी अहमद को और अहमद को अपनी चाहत दिखाना चाहती थी, लेकिन अहमद ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था जो शायद इरफा इस चाहत को दिखा भी नहीं पा रही थी। इरफा के हिसाब से इरफा ने उससे बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन अहमद उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं कर पा रहा था। अब इरफा पे इंतज़ार था कि वो क्या कर सकती थी। इरफा ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो इस रिश्ते को बचाए निभाए, लेकिन अब इरफा को लग रहा था कि अहमद उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और इरफा ये सुनने के बाद बहुत टूटी हुई होती है, लेकिन अब इरफा कर भी क्या सकती थी। इधर सारी रात गुजर जाती है और इरफा जागती रहती है और अहमद वहाँ आराम से आराम फरमा रहा होता है। वो दिल में अपने आप से मुखातिब होता है कि इरफा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, बहुत, पर तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हारी वजह से मैं आज जो कुछ हूँ वो मैं नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इरफा, अहमद अपने आप से मुखातिब हुआ और अहमद अब चाहता था कि इरफा खुद उसके करीब आए और अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसे कहे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मेरे पास तुम ही हो जो पहली और आखिरी मोहब्बत का सहारा हो। इरफा अहमद के बिना कुछ नहीं थी, उसे ऐसा महसूस होता था, लेकिन इरफा अब इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। क्या चाहती हो? हाँ बेटा बताओ, क्या चाहती हो तुम? मामा, मैं कम से कम ऐसा तो नहीं चाहती थी। बेटा, तुम्हारे एक्शंस तो यही बता रहे थे, तुम तो अहमद के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, तो अब तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इरफा को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और अब वो चाहती थी कि वो किसी तरह से अहमद को अपने दिल की बात बता सके, लेकिन ऐसा भी अब शायद मुमकिन नहीं हो रहा था। इरफा को ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी उसे इस मोड़ पर ले आई है, जिस मोड़ पर आने के बाद उसे ये भी नहीं पता कि अब उसे जाना कहाँ है और आगे करना क्या है। इरफा तो बस अहमद से एक ही चीज़ की तलबगार थी कि वो अब उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखे। वो चाहती थी कि अब अहमद के हिसाब से वो ज़िंदगी जिए, वो उसकी फॉलोवर बन के जिए, लेकिन अब अहमद लीड कर रहा था। उसे अब इस बात से कोई भी चिढ़ नहीं थी कि इरफा उसके करीब नहीं आ रही।
अब उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इरफ़ा क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। अहमद इरफ़ा को पूरी तरह से आज़ाद कर चुका था और अब शायद इरफ़ा को यही आज़ादी समझ से बाहर थी, क्योंकि जब परिंदा पिंजरे में होता है तो उसे आज़ादी की कदर कीमत होती है, लेकिन जब वो परिंदा हवा में उड़ा दिया जाता है तो परिंदे को नहीं पता कि उसे अपनी उड़ान कहाँ भरनी है और अपनी पर कहाँ फैलाने हैं। उसके पास उड़ने के लिए पूरा आसमान ज़रूर होता है, लेकिन उसे करना क्या है उसको तब पता नहीं होता। इरफ़ा यही सोच रही थी कि अब उसे करना क्या चाहिए। तब उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करे, क्योंकि हालात बुरे होने की वजह से इरफ़ा ने अपनी स्टडी तक छोड़ दी थी और अब इरफ़ा ने सोचा था कि वो अपनी स्टडी को फिर से शुरू करेगी। पर इस बार वो अहमद को बिना बताए सब कुछ करना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो भी बहुत ही स्किलफुल बन जाए और फिर वो भी अहमद की बराबरी कर सके, क्योंकि इरफ़ा को लगा था कि अभी इरफ़ा अहमद के बराबर नहीं है और बराबरी में ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इरफ़ा इन्हीं बातों की वजह से अपना एडमिशन करवाना चाह रही थी, जिसके लिए उसने फिर नुमान को कॉल किया था। और जब अहमद इरफ़ा को कॉल कर रहा होता है तभी ठीक इरफ़ा नुमान को कॉल कर रही होती है, और इरफ़ा जब नुमान से बात कर रही होती है तो अहमद लगातार इरफ़ा को कॉल्स खिंचा रहा होता है। तब अहमद को इरफ़ा का नंबर किसी दूसरी लाइन पे मसरूफ़ आता है। अहमद को लगता है कि रात को उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इरफ़ा उससे दूर जा रही है। अहमद वहाँ गुस्से से भरा पड़ा था। नो इरफ़ा नो, यू आर माइन। मैंने तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए आज़ाद रखा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहीं मैंने बाबा की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेकर इरफ़ा को ज़्यादा छूट तो नहीं दी थी। अब कहीं वो मुझे छोड़ कर तो नहीं चली जाएगी। मेरे पास तो उसके सिवा और कोई है ही नहीं। इरफ़ा को जाते मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अहमद को गलतफ़हमी का इसरार हो चुका होता है। एक आधे घंटे लगातार अहमद कॉल्स किए जा रहा होता है। वो बैठा तो लोगों के साथ होता है, बात तो उनसे कर रहा था, लेकिन उसका पूरा फोकस इस पर था। और 1.5 घंटे के बाद भी इरफ़ा नुमान से लगातार अपने बचपन के बारे में, उन दिनों के बारे में बातें किए जा रही थी, अपनी पुरानी यादों को डिस्कस किए जा रही थी। और जब बार बार अहमद की कॉल्स का इसरार होने लगता है तो इरफ़ा की स्क्रीन पे शो होता है कि अहमद उससे कॉल कर रहा है। और फिर इरफ़ा अहमद की कॉल देखकर पिक करती है। क्या हुआ, आपने कॉल की? वो तो तुम बताओगी ना मुझे। क्या बताऊँगी मैंने तुम्हें 1.5 घंटे से कॉल्स की और तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। ऊपर से मेरे अलावा जिससे भी बात कर रही हो इरफ़ा, 1.5 घंटा हो चुका है तुम्हें, 1.5 आवर। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं भी तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? अहमद, नहीं आया मुझे ख्याल, क्योंकि रात को जब मुझे आपसे बात करनी थी तो आपकी फैमिली वाले बहुत ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। इरफ़ा, तुम जानती हो यहाँ मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, मज़ाक करने नहीं आया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अहमद, तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड कर चुकी हो ना, तुम मुझे भी क्या करना है मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। इरफ़ा, तो इस तरह से नहीं रिएक्ट कर सकती। क्यों नहीं रिएक्ट कर सकती? रात तुम मुझसे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे मुझे। इरफ़ा, मैं तुम्हें गलत बिहेव नहीं कर रहा था, मैं उस वक्त चाचू के साथ था, काम में मसरूफ़ था। तुमने क्या कहा अहमद, हम अपने रिश्ते का फुल एंड फाइनल कर देंगे? तो तुमने तो कहा था। अहमद, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। और नुमान ये सारी बातें सुनकर